Hello student, today we explain class 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी। चैप्टर आपका है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक बेटा, अभी जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडेड था, ठीक, वो भी इंक्लूड है। नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट इंक्लूड है, लोकोमोटरी ऑर्गन आपका लोकोमोशन यानी स्केलेटन सिस्टम, इसमें भी पार्ट इंक्लूड है जो रिड्यूस कर दिया गया। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेटा। है तो ये 3rd और 4 नंबर पे। पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, फिर आपका सर्कुलेटरी होता है, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, आपको मैं बता दूं ह्यूमन फिजियोलॉजी में नियर अबाउट 9 और 10 चैप्टर्स हैं। 9 चैप्टर्स हैं जिसमें पहला आपका होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड वन रिस्पायरेटरी सिस्टम, थर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, फोर्थ एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिफ्थ नर्वस सिस्टम, सिक्स्थ स्केलेटन सिस्टम, सेवंथ मस्कुलर सिस्टम, 8 इंडोक्राइन सिस्टम एंड 9th इंटेगमेंट्री सिस्टम यानी स्किन से रिलेटेड। ये हमें 1 बाय 1 पढ़ना होता है। आपके सिलेबस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमको पता है न्यूरल अलग है, नर्वस सिस्टम अलग है, इंडोक्राइन सिस्टम अलग दिया गया है, बट स्केलेटन सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक, रही बात इंटेगमेंट्री सिस्टम यानी स्किन से रिलेटेड, तो उस चीज़ को टिश्यू में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया है ब्रीफली। यहाँ पे पर्टिकुलर एक चैप्टर नहीं दिया गया है, अदरवाइज पहले ये चैप्टर्स इंक्लूडेड थे, बट अब एनसीईआरटी में चैप्टर्स नहीं हैं। ठीक, इसके बाद क्लास 12th में आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना होता है रिप्रोडक्शन। तो हमको कहाँ तक कवर करना है? डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके इंडोक्राइन सिस्टम तक पढ़ना है। इंटेगमेंट्री सिस्टम हम नहीं पढ़ेंगे, प्लस हम फाइनली पहुंचेंगे एंडोक्राइन सिस्टम पे। जस्ट उसके बाद क्लास 12th आपकी स्टार्ट होगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज का जो लेक्चर है वो आपका है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें आज हम कुछ पोर्शन इसके कवर करेंगे और कई लेक्चर में इसको चैप्टर फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहली बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो आपको पता है आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 1 पेयर किडनी, 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, urinary bladder and urethra। इन 4 चीजों से मिलके बना होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर? एक्सक्रीटरी सिस्टम या कह सकते हो आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये 4 पॉइंट से मिलके हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है। अच्छा, इसको हम बाय फिगर के थ्रू अगर देखें तो कुछ ऐसा आपको पता चलेगा बेटा। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ इस पोजीशन में, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये आपकी कौन सी किडनी होगी? राइट किडनी होगी। ये कौन सी होगी? लेफ्ट किडनी होगी। मैं केवल अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको बता रहा हूँ कि एक्सक्रीटरी सिस्टम बना किस चीज़ से होता है हमारा। आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 1 पेयर किडनी। मैं अच्छा लेवल कर देता हूँ पहले, फर्स्टली पहले लेवल कर दूँ। ये आपकी राइट किडनी है बेटा, राइट किडनी, ये आपकी लेफ्ट किडनी है। ठीक, तो आपको पता है ये 1 पेयर किडनी हो जाएगी आपकी। वन पेयर किडनी, ये हो जाएगी बेटा यूरेटर, जो किडनी से ट्यूब निकलती है, यहाँ से देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, ये वाला और ये वाला, इसे बोलते हैं यूरेटर।
इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर और ये होती है बेटा यूरिनरी ब्लैडर। आपको पता है किडनी भी दो होती है, दोनों साइड से ट्यूब निकलेगी, तो यूरेटर भी दो ही होती है। और यूरेटर ये हो गई, ये है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। और ये है बेटा यूरेथ्रा, ठीक। तो ये तो बात हो गई कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना किस चीज़ से होता है। तो आप सिंपल से वर्ड में लिखिएगा, जब आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले सबसे पहले चैप्टर्स नेम लिखोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और इस डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। क्लियर? ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना किस चीज़ से होता है। चलिए ये चीज़ क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज आगे समझिए पहले। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक्सक्रीशन होता क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? तो रिमूवल ऑफ, द प्रोसेस ऑफ removal of excretory product from the body is called excretion, is called excretion। तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये चीज़ भी हमको समझनी होगी। क्लियर? तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना, बॉडी से बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। अब इस एक्सक्रीशन के लिए जो जो ऑर्गन पार्टिसिपेटेड होंगे, जो जो ऑर्गन वर्क करेंगे, उनसे मिलकर एक सिस्टम बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर दिख भी रहा होगा और सुनाई भी दे रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ये तो बात होगी एक्सक्रीशन की। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कुछ बेसिक चीज़ें पहले देख लेते हैं बेटा। हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, सबसे पहले किडनी, स्किन, लंग्स, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? यहां पे देखिए हमारी बॉडी में नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो 5 होते हैं। हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं? केवल किडनी पढ़ेंगे। हम जो डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन होगा, वो केवल किडनी का ही होगा। लेकिन उसके अलावा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है सॉरी, जहां से और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, वो आपके हैं स्किन, लंग्स, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि हमारी बॉडी में नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते कितने हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? किडनी। सबसे लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बेटा किडनी होता है। अच्छा, इनसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा निकलेगा? आपको पता है किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन का फॉर्मेशन कराती है। यूरिन फॉर्मेशन। स्किन से किसका होगा? स्वेट का। लंग से किसका होगा? स्पेशली CO2। कुछ अमाउंट में मॉइस्चर भी होगी, वो छोड़ दीजिए आप। लीवर से किसका होगा? यूरिया। ये हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और यही यूरिया जाके ब्लड के थ्रू यूरिन में कंबाइन हो जाता है। यूरिन फॉर्मेशन में यूरिन में यूरिया भी इन्वॉल्व होता है। लार्ज इंटेस्टाइन से बात करें तो कुछ आपको सॉल्ट मिलेंगे जो हमारी बॉडी में कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो सकते या इन्वॉल्व नहीं होते, और आपका अनडाइजेस्टेड फूड।
ये बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो हमारी बॉडी में कुल मिला के 5 एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जिसमें से मेन जो है हमें पढ़ना है वो हमें किडनी पढ़ना है। बाकी जो 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हैं, ये चीज़ें आपके सामने आपको बोर्ड पे दिख रही है। ठीक, स्किन, लंग्स, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, ये 5 एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं बेटा। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक। कुछ और चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम। some other एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब कुछ अगर हम देखें तो हमसे पहले भी एनिमल्स आए थे। आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है, एनिमल किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा में सबसे लास्ट में मैमल को रखा गया है। इसका मतलब हमसे पहले जो एनिमल्स थे उनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम रहा होगा, तो उनमें था, तो उनमें किस टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, कौन सा ऑर्गन था, क्या हमारे जैसे इनके पास किडनी थी या फिर कुछ और था। तो हमें वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीट में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एनिमल्स का नाम दे देगा, इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम देगा, आपसे पूछेगा ये किस एनिमल का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक, जैसे मैं कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम लिख रहा हूँ। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे फर्स्ट फ्लेम सेल, मैल्पिगियन टिब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स, नेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोबोसिस, प्रोबोसिस हो गया बेटा, एंड किडनी। ठीक, 8 नंबर पे आपको इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फीट होता है, एम्बुलैक्रल सिस्टम होता है, या फिर उसे वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में लोकोमोशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन उसके थ्रू हो जाता है, जबकि वो पर्टिकुलर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, वो एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ठीक, जब पानी बाहर निकलता है तो एक्सक्रीशन, वहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी उसी के थ्रू बाहर निकल जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं शो किया जाता। ठीक, अच्छा, अगर हम बात करें फ्लेम सेल की, तो ये किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्लैटीहेल्मिन्थीज का, प्लैटीहेल्मिन्थीज। अब प्लैटीहेल्मिन्थीज में जो भी एनिमल्स आएंगे लाइक फैसियोला हिपेटिका, टीनिया सोलियम, इनका होता है। मैल्पिगियन टिब्यूल्स की बात करें तो कॉकरोच आ जाएगा बेटा। ग्रीन ग्लैंड्स की बात करें तो प्रॉन आ जाएगा, झींगा मछली। आप क्रस्टेशिया क्लास भी लिख सकते हो, इसमें इंसेक्टा आ जाएगा, इसमें क्रस्टेशियन आ जाएंगे। नेफ्रीडिया की बात करें तो फाइलम एनिलिडा आ जाएगा, यानी अर्थवर्म आ जाएगा बेटा आपका, अर्थवर्म हो जाएगा। प्रोटोनेफ्रीडिया की बात करो तो आपको सिफेलोकॉर्डेटा एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक, प्रोबोसिस की बात करें तो बेलेनोग्लोसस, किडनी की बात करें तो मैमल्स तो आपको पता ही है। तो ये भी हमें जानना था कि और कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, किस एनिमल का कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो ये आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हो। मैं अभी बेसिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब हम बेसिक कवर कर लेंगे तो हम स्टडी करेंगे, एक्सप्लेनेशन पूरा कवर करेंगे, किडनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन A to Z, एक भी पॉइंट आपका मिसिंग नहीं होगा, और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा कवर होगा। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो दिए गए हैं आपको। अब बात करते हैं जरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की। ये तो बात हो गई एक्सक्रीटरी ऑर्गन की।
कुछ प्रोडक्ट को देख लेते हैं, प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, जरा वो भी देखिएगा। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। आपको 3 टर्म मिलेंगी बेटा। एक होगा अमोनोटेलिक, एक होगा बेटा यूरियोटेलिक, और एक होगा बेटा यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक में जो प्रोडक्ट होगा वो होगा अमोनिया। यूरियोटेलिक में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा बेटा वो होगा यूरिया, और इसमें जो होगा वो होगा बेटा यूरिक एसिड। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन से एनिमल हैं जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, किस एनिमल का यूरिया होता है और किस एनिमल का यूरिक एसिड होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो ऐसे करके आपको डिफाइन करना होगा। तो आप लिख सकते हो animals having their excretory product are ammonia called ammoniotelic, and those animals having excretory product urea are called uriotelic, those animals having excretory product uric acid called uricotelic। अब जो एनिमल वाटर में सर्वाइव करते हैं, एक्वाटिक एनिमल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक्वाटिक एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है बेटा वो अमोनिया होता है। अगर हम यूरिया की बात करें तो इसमें आपको टेरेस्ट्रियल मिल जाएगा। स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा बेटा, हो सकता है मिस्टेक हो सकती है, माइंड मत करिएगा। यूरिक एसिड में आपको कौन से मिलेंगे, एरियल एनिमल, एरियल मतलब फ्लाइंग एनिमल्स। स्पेशली अगर हम बात करें तो कौन सी एग्जांपल आ जाएंगी, बर्ड्स। और भी ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे आपको, टेरेस्ट्रियल में एक्सेप्शनल मिल जाएंगे। हमारे यूरिन में ऑलरेडी यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारा जो होता है वो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। अगर ह्यूमन में यूरिन की बात की जाए तो ह्यूमन यूरिन में भी प्रेजेंट होता है यूरिक एसिड, बहुत लिटिल अमाउंट में। चलिए, तो जिस एनिमल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होगा उसे अमोनोटेलिक बोलेंगे, और वो एनिमल कैसे होंगे, एक्वाटिक होंगे। मतलब पानी में जो एनिमल सर्वाइव करते हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होगा। जो एनिमल टेरेस्ट्रियल लैंड सरफेस पे सर्वाइव करते होंगे उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होगा। इसका मतलब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होना चाहिए और होता भी है। यूरिकोटेलिक अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसा होगा, यूरिक एसिड, और वो कौन से एनिमल होंगे, एरियल एनिमल, मतलब फ्लाइंग बर्ड्स होंगी, यानी फ्लाइंग एनिमल्स होंगे, यानी होंगे आपके कौन से बर्ड्स होंगे, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। अच्छा, यहाँ से रिलेटेड कुछ और चीज़ें, हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया क्यों नहीं होता। आपको पता अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर में बहुत ज़्यादा डिजोल्व होती, तो आपको पता जब एक्सक्रीट होगा अमोनिया तो वाटर के थ्रू होगा। अब पता चला कि जितनी बार एक्सक्रीट हो रहा है सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा, वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉडी को वाटर की नीड बहुत ज़्यादा होगी, और इतनी नीड हमें नहीं होती वाटर की। इसलिए ऐसे एनिमल्स को हमेशा कहाँ रहना होता है, वाटर में, ताकि उनको पानी की कोई कमी होने ना पाए। इसलिए उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसा होता है, अमोनिया होता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा बेटा। यूरिया जो होता है बहुत टॉक्सिक होता है, यूरिया इज़ अ वेरी टॉक्सिक आउट ऑफ दीज, दैट्स वाई टेरेस्ट्रियल एनिमल का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है। इस वजह से नहीं कि बहुत टॉक्सिक है, यूरिया है, ये वाटर इसकी कम नीड होती है इनके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन, लेकिन टॉक्सिक ज़्यादा है ये। और अमोनिया कन्वर्ट होके यहाँ पे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो यूरिया बनता है वो अमोनिया और CO2 ऐड होके तब यूरिया आपका फॉर्मेशन होता है। किस साइकिल से होता है, एक साइकिल आपको आगे चल के पढ़नी होगी, ऑर्निथीन साइकिल या फिर क्रैब हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। इसी साइकिल से लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक, आपने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कई हजार लोग मर गए थे जब मेथिल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी।
और आपको पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस रिलीज हुई थी वो MIC थी, मेथिल आइसोसाइनाइड, लेकिन जो फैक्ट्री थी वो फैक्ट्री क्या बनाती थी? यूरिया बनाती थी। यूरिया का फॉर्मेशन होता था वहां पे, ठीक। तो वहां पे ये कंफर्म पता चला था मेथिल आइसोसाइनाइड से यूरिया का फॉर्मेशन कराया था, वो गैस रिलीज हुई थी, वो अलग चीज़ है। आपने ये भी पढ़ा था, क्लास 10th में पढ़ा है कि फ्रेडरिक होलर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेड फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड यूरिया। उन्होंने भी यूरिया बनाया था, लेकिन वो आर्टिफिशियली बना था, हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है, जिस प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करते हैं ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। हम पढ़ेंगे आगे चल के कि यूरिया का फॉर्मेशन होता कैसे है, यूरिया बनता कैसे है लीवर के द्वारा, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपके अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम टॉक्सिक होता है, सेमी सॉलिड होता है। जो बर्ड्स का जो वेस्ट मेटल होता है उसमें यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, कई मेडिसिन में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इवन इसका हार्मफुल इफेक्ट भी है। आपने सुना होगा एक बीमारी का नाम होता है गॉट, क्लियर। आपने देखा होगा कि पैर में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए, यूरिक एसिड के बढ़ने से भी प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक, पैर में गठिया बीमारी होने लगती, पैर दर्द बहुत तेज़ी से, आपके पैर में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। तो यूरिक एसिड हमारे लिए क्रिटिकल भी बन जाता है, लेकिन यूरिक एसिड टॉक्सिक बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम टॉक्सिक होता है कंपैरिजन टू यूरिया, क्लियर। ये बर्ड्स का होता है, यूरिया टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी हम भी इंक्लूडेड हैं उसमें, हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। फिशेस की बात करें तो उनमें अमोनिया आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मिलेगा। नीट में क्वेश्चन क्या पूछेगा? नीट में क्वेश्चन पूछता है कि फ्रॉग और टैडपोल लार्वा, आपको पता है फ्रॉग और टैडपोल में फर्क कितना है? ये एडल्ट कंडीशन है और ये लार्वा कंडीशन है, लार्वल मतलब ये फ्रॉग का बच्चा है और ये एडल्ट फ्रॉग है। आपसे पूछेगा इन दोनों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बताइए, तो इसमें क्या है, ये फ्रॉग जब एडल्ट कंडीशन में, पहले ये टैडपोल था, तो टैडपोल केवल पानी में सर्वाइव कर सकता है, लैंड पे सर्वाइव नहीं कर सकता, मतलब ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट को अडॉप्ट नहीं कर पाता, ये केवल पानी में ही सर्वाइव करेगा। और जब ये वाटर में सर्वाइव करता है तो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया होता है। और जब ये एडल्ट कंडीशन में चेंज होता है, मतलब ये फ्रॉग में चेंज होता है आगे चल के आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, जब ये चेंज होता है तो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो जाता है बेटा? यूरिया हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये कहाँ सर्वाइव करने लगता है? लैंड सरफेस पे। ये पानी में कम सर्वाइव करता है, केवल जब इनका ब्रीडिंग टाइम आता है, रेनी सीजन आता है, जब इनको सेक्सुअल कांटेक्ट करना होता है, तो ये पानी को इनको वाटर की नीड होती है, पॉन्ड की नीड होती है, जहाँ पे भी सर्वाइव करते हैं, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अभी आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। डेफिनीशन आपकी बुक में लिखी हुई है, आप वहाँ से डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होगा, क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। कुछ एनिमल्स आपको एक्सेप्शनली मिलेंगे जिनका वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे स्पाइडर का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड नहीं होता, वो ग्वानिन होता है बेटा, ग्वानिन होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पाइडर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, क्लियर। अच्छा, ये तो बात हो गई कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की। अब हम बात करते हैं किडनी की मॉर्फोलॉजी, यानी उसकी शेप और साइज की। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपको पता है शेप, अगर हम बात करें तो शेप कैसा होता है? बीन शेप होता है, बीन शेप। साइज की बात करें बेटा तो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर।
आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये किडनी की लेंथ है, ये उसकी विड्थ है और ये उसकी थिकनेस है। अगर हम कलर की बात करें तो कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन। वेट की हम बात करें, वेट कितना होता है तो 130 टू 170 ग्राम ऑफ ईच किडनी। दोनों में से मतलब एक एक किडनी का वेट 130 से लेके 170 ग्राम के बीच होता है। 170 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, उसके मिड में भी हो सकता है, एक किडनी का वेट। क्लियर? अच्छा, ये हो गए आपके शेप, साइज, कलर एंड वेट। ठीक, अब जरा इसकी लोकेशन की बात भी कर लेते हैं। लोकेशन कैसी होगी, कहाँ होती है, कि एक्चुअल में किडनी की लोकेशन होती कहाँ पे है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें किडनी की लोकेशन की, चलिए, ये आपकी राइट किडनी है बेटा और ये आपकी लेफ्ट किडनी है। ठीक, जब आप देखोगे इसको, लोकेशन समझने से पहले आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जब हमारे एंसेस्टर जो थे वो झुक के चलते थे, जब झुक के चलते थे तो जो नीचे वाला पोर्शन, जो चेस्ट पोर्शन था वो नीचे था, उसे बोला गया था वेंट्रल, और जो पीठ वाला पोर्शन था वो डॉर्सल था। ठीक, उसे डॉर्सल कहा गया। अब एंसेस्टर हमारे जो थे वो सीधे चलना शुरू किए। अब जब हम सीधे हो गए तो ये जो आगे वाला पोर्शन है, ये पोर्शन, इसे बोलते हैं वेंट्रल, और जो पीछे वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं डॉर्सल। ठीक, तो हमारी किडनी जो प्रेजेंट होती है, पहला पॉइंट डॉर्सल साइड में होती है, मतलब पीछे की तरफ यहाँ होती है, यहाँ पे। ठीक, ये हमारी किडनी की लोकेशन है, ये पहला पॉइंट था। दूसरी चीज़, किडनी कौन से कैविटी में होती है, तो बेटा ये जो कैविटी है, जो स्टमक वाला एरिया है, ये आपकी होती है एब्डोमिनल कैविटी, ये होती है थोरैसिक कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी के नीचे होती है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ नेक्स्ट जो है आपका, कि आपके बॉडी में पीछे की तरफ बैकबोन होती है, मिड में आपने पढ़ा है। बैकबोन में 5 रीजन होते हैं। अगर हम यहीं पे डिवाइड कर दें, बैकबोन को डिवाइड करें, ये बैकबोन है आपकी, मान लीजिए बैकबोन है, तो जो आपका नेक रीजन होता है, यहाँ पे जो रीजन होता है उसे बोलते हैं सर्वाइकल। उसके नीचे जो चेस्ट वाला होता है उसे बोलते हैं थोरैसिक। इसके नीचे होता है बेटा लंबर। उसके नीचे जो होता है सैक्रल। उसके नीचे जो होता है कॉर्डल या फिर कॉकेक्स होता है, आपने पढ़ा है, जो टेल बोन होती है, मतलब नॉन फंक्शनल होती है, रिड्यूस होती है। अच्छा, सर्वाइकल में 7 हड्डियां होती हैं। आपकी बैकबोन में जो सर्वाइकल रीजन है, ये रीजन गर्दन वाला रीजन, इसमें 7 नंबर ऑफ बोन्स हैं। थोरैसिक में जो है वो 12 नंबर ऑफ बोन्स हैं, और लंबर में जो है बेटा 5 नंबर ऑफ बोन्स हैं। टोटल जो बैकबोन में नंबर ऑफ बोन्स होती है वो कितनी होती है, 33 एंड 26। 33 होती है चाइल्ड स्टेज में, एडल्ट कंडीशन में 26 हो जाती हैं। अच्छा, उससे हमसे अभी मतलब नहीं है, हमें ये पता है थोरैसिक में 12 नंबर ऑफ बोन्स हैं, तो 1 2 3 करके ऐसा होगा। जो लास्ट नंबर है 12 नंबर वो, और लंबर में 5 है, तो 1 2 3 4 5। तो लास्ट थोरैसिक से लेके लास्ट थोरैसिक T12 से लेके L3 मतलब लंबर 3, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी के साइड बाय साइड आपकी किडनी होती है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब है, हमारी किडनी जो होती है, पहली बात तो डॉर्सल साइड में होती है, पीछे की तरफ होती है, और एब्डोमिनल कैविटी में होती है। फिर बैकबोन के एक इस किनारे होती है और एक इस किनारे होती है। अच्छा, वो इस किनारे होती है, तो लोकेशन क्या है परफेक्ट, जरा वो देखना है। तो जहाँ पे आपकी थोरैसिक वाली लास्ट बोन होती है T12, जहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ से लेके लंबर रीजन में 5 बोन्स होती हैं, 5 बोन्स होती हैं, L1, L2, L3, नीचे L4, L5 होगा, बट L3 तक
T12 से लेके L3 तक की जो डिस्टेंस होती है उसी डिस्टेंस में आपकी दोनों किडनियां साइड बाय साइड होती हैं। अब तो समझ में आ गया ना। तो इसकी डेफिनेशन इसको बताएंगे कैसे, तो सिंपल सा आप लिख सकते हो, वन पेयर किडनी प्रेजेंट डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, present in dorsal side of abdominal cavity, on the lateral side comma on the lateral side of vertebral column मतलब backbone, on the lateral side of vertebral column between last thoracic and third lumbar, between last thoracic and third lumbar। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, इसको नोट कर लीजिएगा कि किडनी की एक्चुअल लोकेशन बैकबोन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किस दो हड्डियों के बीच में है, तो आपको पता है T12 और L3 इन दोनों की डिस्टेंस जितनी होगी उसी के बीच में साइड बाय साइड दोनों किडनियां लोकेट होती हैं। क्लियर? अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, रितिका ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लीजिए ये किडनी हमारी रिमूव कर दी जाए तो इस किडनी की साइज एक्सपैंड कर जाती है। वो एक्सपैंड इसलिए करती है क्योंकि जो फंक्शन इसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ है, जो दोनों किडनी एक साथ फंक्शन परफॉर्म कर रही थी वन बाय वन, अब इसके एब्सेंस में वो फंक्शन तो होगा नहीं, उसके फंक्शन को कवर करने के लिए इसकी साइज में एक्सपेंडेशन होता है, ये एक्सपैंड करती है कुछ लिमिट तक इसके फंक्शन को रिकवर करने के लिए। रही बात उसके फेनोमेनन की, तो फेनोमेनन एक कह सकते हो कि इस लेवल पे तो नहीं, अगर कोई पर्सन MBBS करता है उसको वो फेनोमेनन वो बता सकता है कि उस फेनोमेनन और उस प्रॉपर्टीज या उस स्टेप को क्या कहा जाता है, लेकिन अप टू क्लास 12th ऐसा कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। बट इतना जान सकते हो कि साइज का एक्सपैंड होना मतलब है कि इसके फंक्शन को भी कंट्रोल में करना, मतलब इसके फंक्शन को भी परफॉर्म कराना। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये था बेटा इसकी लोकेशन। हमने मॉर्फोलॉजी देख ली, स्ट्रक्चर देख लिया किडनी का, ठीक, उसकी लेंथ वगैरह भी जैसे भी हमने देखी। अब आगे चलते हैं जरा। आगे अगर हम देखें तो आपको क्या मिलेगा, किडनी की जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं बेटा रीनल कैप्सूल। एक चीज ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर क्या आप 11th क्लास में हो, 12th में, नेक्स्ट ईयर आप 12th में जाओगे, नीट प्रिपरेशन करोगे, कहीं भी ये वर्ड मिल जाए रीनल, तो ये बात समझ जाना कि वहाँ पे किडनी की बात हो रही है। हिपैटिक वर्ड मिल जाए तो समझ जाना वो लीवर से रिलेटेड होगा। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो स्पेसिफिक हैं, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ही शो करते हैं। तो रीनल कैप्सूल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ किडनी, एंड किडनी के अंदर आपको एक पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, पिरामिडल शेप में स्ट्रक्चर दिखेगा। आप एनसीईआरटी बुक से क्लियर देख सकते हो। मैं एक रफली डायग्राम आपको केवल ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छा तो नहीं बना है लेकिन कोशिश बहुत है कि कुछ अच्छा ही बने। ये जो होता है पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं बेटा मेडुला। किडनी के दो मेन पार्ट होते हैं, जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं मेडुला, और इस मेडुला के बीच में जो पीछे आपको गैप दिख रहा है इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो ये किडनी के दो मेन पार्ट होते हैं, एक इसमें से आउटर है और एक इनर है। आपको आगे चल के ये एक्सप्लेन करना होगा जब हम किडनी के यूनिट पढ़ लेंगे नेफ्रॉन के बारे में, तो ये हमें जानना होगा कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में आता है और कौन सा पार्ट मेडुला में आता है। नीट में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि ये पार्ट नेफ्रॉन का है तो बताइए कौन से रीजन में होगा, कॉर्टेक्स रीजन में या मेडुलरी रीजन में। ठीक, ऐसे करके ऑप्शन आपसे शो किए जाते हैं। तो रीनल कैप्सूल इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ किडनी, pyramid like structure present inside the kidney called medulla, and
ये जो गैप दिख रहा है इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये जो डिप्रेशन पॉइंट है जहाँ पे किडनी थोड़ा सा दब जाती है, ये पोर्शन इसे बोलते हैं रीनल हाइलस या फिर रीनल पेल्विस। और ये है बेटा जो यहाँ से एक ट्यूब निकलती है इसी रीजन से, उसे हम बोलते हैं यूरेटर, जिसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसे हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्तीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक, तो ये किडनी का स्ट्रक्चर है। ज़्यादा कुछ अच्छा तो नहीं बना, बट पूरी कोशिश है कि थोड़ा सा तो अच्छा बना होगा। और इसमें मैंने पार्ट लेवल कर दिए, आपके बुक में एनसीईआरटी में लेवल किया हुआ है, आप वहाँ से मैच करा सकते हो। अगर कोई कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस किडनी के जस्ट ऊपर एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जब हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे बेटा तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, इसे हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये क्लास 10th में आपने इसका नाम सुना था, जिससे एमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है एड्रेनालिन। तो ये तो बात थी आपकी किडनी के स्ट्रक्चर की। ठीक, मैंने आपको ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए, ये एक बेसिक चीज़ थी। आगे चल के हमको जो पढ़ना है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रोलॉजी, एंड डॉक्टर्स को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी स्ट्रक्चर की बेसिस पे और फंक्शन की बेसिस पे इसकी जो यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। मतलब नेफ्रॉन्स इसके अंदर कई बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेफ्रॉन्स होती हैं जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में है हम एक्सप्लेन करेंगे नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स, फिर 1 बाय 1 सबके फंक्शन स्टडी करेंगे, इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेफ्रॉन एक्सप्लेनेशन के साथ कि नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ ब्लड फिल्टर होता है, कितना अमाउंट फिल्टर होता है, कैसे यूरिन फॉर्म होता है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको कवर करिए। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ रिप्लाई कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। थैंक यू बेटा।